हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री की एससीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं जो बिहार बोर्ड में चलता है। और यह 6th क्लास का बुक है जिसमें हम लोग अध्याय 3 पढ़ेंगे। इससे पहले 2 अध्याय कंप्लीट करवा दिया गया है, आप जाकर देख लीजिए। अध्याय 3 है प्रारंभिक समाज। तो ऊपर रितेश और प्रकाश के बीच में बातचीत दिखाया गया, इनसे आपका सवाल नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम लोग वहाँ चलते हैं जहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। मनुष्य जिस तरह से आज रहता है उससे तो आप परिचित हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पहले कैसे रहते थे। उस समय दुनिया भर में कहीं भी खेती नहीं होती थी, न कहीं गांव थे न शहर। आज से 150 साल पहले तक लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था। तो जहाँ पर देखिए थोड़ा सा लिखा हुआ है वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, तो हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो जाए, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। पेड़ पौधे और मनुष्य को बनाने वाला ईश्वर था, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा। कहा जाता है कि मनुष्य जिस रूप में आज है वह लाखों वर्षों के क्रमबद्ध विकास का परिणाम है। तो यह आज से 150 साल पहले तक लोगों का क्या मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन नहीं था। तो ऐसा 150 साल पहले तक लोग मानते थे। अगर आपको इस पैराग्राफ से कुछ याद रखना है तो आप यही याद रख सकते हैं कि आज से 150 साल पहले तक लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था, पेड़ पौधे और मनुष्य बनाने वाला ईश्वर था, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की कि पृथ्वी करोड़ों वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा। ठीक है, चलिए आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। हजारों साल पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में हम ठीक तो नहीं जानते, लेकिन उस समय की बची हुई चीज़ों को देखकर और अपनी सूझबूझ से कुछ अनुमान जरूर कर सकते हैं। इस काम में पुरातत्ववेदाओं द्वारा उस समय के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजारों, पत्थर से बनाई गई कलाकृतियों एवं उनके निवास स्थान से का जो पता लगाया गया है वह सहायक है। तो उस समय देख तो नहीं सकते हैं कि कौन कैसे रहता था, क्या होता था, लेकिन जो उनके औजार हैं और जो कि पत्थर से बनाए गए हैं, कलाकृतियां हैं, निवास स्थान है, वहाँ से पता लगाया जा सकता है। इस विषय में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। उस समय के लोगों के जीवन शैली को जानने के लिए आज भी उसी माहौल में रह रहे शिकारी समाज के लोगों का विद्वानों ने अध्ययन किया। तो आज भी जो शिकारी समाज के लोग रहते हैं ना, उनका अध्ययन करने से पता चलता है कि उस समय लोग कैसे रह रहे होंगे। आज भी दुनिया के कई जगहों में शिकारी समाज के लोग रहते हैं। भारत में केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा झारखंड आदि प्रदेशों में ऐसे लोग रहते हैं। तो ऐसे लोग कहाँ पर रहते हैं यह याद रखिएगा। ठीक है, और कैसे पता चल जाता है, मतलब चल सकता है, औजारों से, कलाकृतियों से और उनके निवास स्थान से पता लगाया जा सकता है कि पहले के लोग कैसे रहते थे। आज भी शिकारी समाज कहाँ पर रहता है, तो केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। ठीक है, ये चारों जगह याद रखिएगा। तो जो पैराग्राफ में हमको इम्पोर्टेंट लगेगा उसको हम मार्क कर देंगे और आपको उसको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा मार्क हो गया, सॉरी। देखिए ये औजार, पत्थर, ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे। भारत में पुरातत्ववेदाओं को अतीत की कई मानव बस्तियां मिली है। दिए गए मानचित्र में त्रिकोण वाले स्थान वही हैं। तो जो इस मानचित्र में त्रिकोण वाला स्थान दिया हुआ होगा ना, वही होगा वो जगह। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर त्रिकोण वाला जगह भी देखेंगे। इन सभी स्थलों से शिकारी मानव के कई निशान मिले हैं, जैसे पत्थर के औजार, गुफाओं पर बने चित्र तथा जानवरों तथा लोगों की हड्डियां। गुफा ही उनका बसेरा या मध्य प्रदेश के भीमबेटका, बुढ़ानी, पंचमढ़ी, भेंडा घाट और
पंचमहेश्वर उन स्थलों का उदाहरण है। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो देखिए इसमें जो यहाँ दिया हुआ है ये सब, ये तो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो हम लोग टिक लगा लेते हैं। इसमें यही बताया गया है कि भीमबेटका, बुढ़ानी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट और महेश्वर उन स्थलों का उदाहरण है जहाँ पर लोग अतीत में रहते थे, ठीक है। भारत में पुरातत्ववेदाओं को अतीत की कई मानव बस्तियाँ मिली है, तो उसी मानव बस्ती का यह जगह है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका, बुढ़ानी, और यह सब मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका, बुढ़ानी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट और महेश्वर उन स्थलों का उदाहरण है। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो नदियों और झीलों के किनारे क्यों पाए जाते थे ये आपको पता है, क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ जमीन होती थी और पानी भी मिल जाता था। तो भीमबेटका, बुढ़ानी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट और महेश्वर मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। आरंभिक मानव की जीवन शैली। दुनिया में जगह जगह वे लोग जंगलों में 20-30 लोगों के छोटे छोटे झुंड में रहा करते थे। जंगल में हिरन, भैंस, शेर, खरगोश आदि जानवरों का शिकार करते थे। नदियों एवं तालाबों में मछलियां पकड़ते थे। मधुमक्खी के छत्ते से शहद भी इकट्ठा करते थे। वे जंगली पेड़ों के फल तोड़ लाते, पौधों की मिट्टी, जड़ें और कंद मूल मतलब आलू, शकरकंद खोद लाते और जंगल में अपने आप उगे जंगल अनाज को काट लेते। वे ज़्यादातर कंद, फल आदि खाते, साथ ही थोड़ा बहुत मांस भी खाते। मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था, क्योंकि उन लोगों के पास औजार मिले हैं, उससे बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का शिकार करना बहुत कठिन था। मतलब उन लोगों के पास जिस तरह का औजार मिला है उससे जंगली जानवर का शिकार करना तो बहुत मुश्किल है। दूसरे जानवर उनसे ज़्यादा शक्तिशाली और तेज़ दौड़ने वाले भी थे। एक तो उस तरह का औजार से जंगली जानवर को मारना बहुत मुश्किल है, और दूसरा उससे ज़्यादा ही तेज वो लोग दौड़ते थे, ठीक है। तो ये आरंभिक मानव जीवन का एक फ़ोटो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो वैसे कुछ खास नहीं था। क्या क्या लोग खाते थे तो ये तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। झुंड में रहते थे, ठीक है। 20-30 लोग एक छोटे छोटे झुंड में रहा करते थे और कंदमूल ये सब खाया करते थे। फिर मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था, याद रखिएगा, मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था। लोग सोचते हैं कि सबसे पहले मांस ही उनका मुख्य भोजन था, मार के जानवरों को खाते थे, ऐसा नहीं है। कंदमूल खाते थे, ठीक है। लेकिन जब कंदमूल ख़त्म होने लगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे, तब वो जानवरों को मारने के लिए आदी हो गए थे। तो मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था, क्योंकि उसके 2 कारण हैं। पहला तो जिस तरह का उनके पास मतलब औजार मिला है उससे जानवर नहीं शिकार किया जा सकता है, मतलब बड़े बड़े जानवर जो जंगली जानवर हैं, और जानवर जो होते थे शक्तिशाली और तेज़ दौड़ने वाले भी थे, ठीक है। चलिए, आरंभिक मानव को पहनने की चीज़ें भी जानवरों और पेड़ों से ही मिलती थी, ठीक है। वे जानवरों की खाल साफ करके पहनते थे या पेड़ की पत्तियों और छाल से शरीर ढक लेते थे। वे या तो पहाड़ी गुफाओं में रहते या पेड़ों की डालियां और पत्ती से छोटे छोटे झोपड़ी खड़ी कर लेते थे। तो गुफा में रहते थे या पेड़ से बना लेते थे घर, ठीक है। वे लोग आग जलाना जान गए थे। उनके घरों में जो चूल्हे मिले हैं उससे पता चलता है कि वे नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। लोगों के झुंड में महिलाएं और बच्चे भी रहते थे। पुरुष शिकार के लिए जाते थे, जबकि महिलाएं कंदमूल, फल और अन्य जंगली अनाज इकट्ठा करती थी। समूह के लोग बच्चों का खास ख्याल रखते थे। तो क्या होता था, झुंड में लोग रहते थे, महिला और बच्चे भी जाते थे। पुरुष तो शिकार करेगा और महिला क्या करती थी, कंदमूल, फल ये सब इकट्ठा कर लेती थी, ठीक है। तो इसमें जानवरों के खाल से मतलब वो कपड़े पहनते थे, शरीर ढक लेते थे पत्तियां, छाल से, ये सब पढ़ दिए। चलिए, बांट कर खाना। आरंभिक लोग साथ साथ शिकार करते थे, क्योंकि अकेले अकेले जानवर को मारना कठिन होता था, ठीक है। भोजन लोगों द्वारा समूह में ही इकट्ठा किया जाता था और उसे सब लोग मिल बांट कर खाते थे। यह बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जंगल से क्या मिलेगा इसका पक्का भरोसा तो होता नहीं था। उस समय लोगों के कई समूह अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। तो क्या होता था कि लोग अलग अलग क्षेत्र में
रहने के लिए जाते थे और वहाँ पर जिनको जिनको जो मिलता था वह लेके आते थे। उनके बीच शिकार और भोजन प्राप्ति को लेकर छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती थी। जाहिर सी बात है, कोई लेके आएगा तो कहेगा कि हमको ज़्यादा चाहिए, उसको कम मिलना चाहिए क्योंकि उसने कम काम किया। कुल मिलाकर उस समय के लोगों का जीवन बहुत आराम से बीतता होगा। मुख्य काम भोजन इकट्ठा करना था जो जंगल से प्राप्त हो जाता। इसके लिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था। तो ऐसा हम कल्पना कर सकते हैं कि उन लोगों को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता होगा, पर जितना बताया जा रहा है उससे तो हमको लग रहा है ज़्यादा ही काम करना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना था। एक समूह में रहने वाले आरंभिक मानव एक सीमित क्षेत्र के भीतर घूमते फिरते रहते थे। उनका यह दायरा उनके निवास स्थल से चारों दिशाओं में होता था। ये लोग छोटे छोटे समूहों में बांटकर चारों दिशाओं में जाते थे। इसके पीछे एक निश्चित वजह थी। जैसे एक खास क्षेत्र में फल, पौधों और जानवरों की संख्या की उपलब्धता सीमित रहती थी जिसे वे समाप्त कर देते थे। अतः भोजन की तलाश में वे इधर उधर घूमते रहते थे। तो क्या होता था कि एक जगह पर खा पी के वो समाप्त कर दिए, तो अब दूसरे जगह जाना पड़ेगा। वे जानवरों के शिकार करने के क्रम में भी उनके पीछे पीछे चले जाते थे। उन लोगों को पेड़ पौधे में फल फूल आने का मौसम पता था। ठीक है, उन लोगों को पता था कि अलग अलग मौसम में अलग अलग फल फूल होते हैं, तो उनके लिए भी उनको इधर उधर जाना पड़ता था। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार दूसरे क्षेत्र में घूमते थे। संभवतः आसपास के जल स्रोतों जैसे नदियाँ, झीलों आदि के सूख जाने के कारण भी पानी की तलाश में इधर उधर जाते होंगे। वे लोग अपनी यात्रा पैदल ही किया करते थे। जाहिर सी बात है, उस समय पहिया का आविष्कार थोड़ी हो गया था और उससे गाड़ी नहीं बना लिए थे। तो इसमें पता चल गया कि लोग इधर उधर भी जाया करते थे। ठीक है, तो इधर उधर क्यों जाते थे? सबसे पहले तो भोजन की तलाश में। एक फिक्स टाइम पर क्या होता था कि कोई पेड़ पौधा में फूल फल आ रहा है, उसके बाद नहीं आ रहा, तो उसके कारण भी जाना पड़ता होगा। मौसमी फल फूल जो होते थे। उसके बाद जानवर का शिकार करने के लिए भी उनके पीछे पीछे जाना था। नदी झील ये सब सूख जाते थे तो दूसरे नदी झील के पास जाना पड़ेगा। आरंभिक मानव के औजार। शिकारी मानव के पास कैसे कैसे हथियार व औजार थे, जरा सोचो। उस समय लोहा, तांबा जैसे धातुओं के बारे में लोगों को पता नहीं था। तो लोहा और तांबा तो था नहीं, तो उस समय क्या बनाते थे? पत्थर से बनाते थे। अतः उन लोगों के आसपास जो मिलता वह था पत्थर, लकड़ी, जानवर के सींग और हड्डियाँ। इन्हीं को नुकीला बनाकर औजार बनाते थे। तो क्या क्या था? पत्थर था, लकड़ी था, जानवर के सींग थे, हड्डियाँ थी। उसी को नुकीला धारदार बना के और उसको औजार के रूप में यूज़ करते थे। वे पत्थर के टुकड़े को घिस कर नुकीला और धारदार बना देते थे। साथ ही वह आकार में भी हाथ में पकड़ने लायक औजार को बनाते थे। धीरे धीरे वे इस कला में माहिर होते गए और पत्थर की बारीक औजार बनाने लगे। वे पत्थर के छोटे और बारीक टुकड़ों को किसी लकड़ी के हत्थे पर लगाकर तेज औजार का काम लेते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ? पहले बड़ा औजार, फिर छोटा औजार, बारीक औजार, उसके बाद मुट्ठे या हत्थे लगे औजार। ठीक है, लकड़ी का औजार बनाने के लिए अलग से कोई कारीगर नहीं था, मतलब वही लोग अपने से बना लेते थे। समूह के सब लोग औजार बनाया करते थे। पत्थर और लकड़ी के औजार का उपयोग शिकार करने, पेड़ों को काटने या उनकी छाल छीलने, जानवरों के खाल उतार कर पहनने लायक बनाने इत्यादि कामों में करते थे। वे लकड़ी, सीप, हड्डी, हाथी दांत आदि की मालाएं भी बनाते थे। चित्र और नाच। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। तो हम लोग इससे पहले पढ़ लिए कि वो क्या करते थे, मतलब जो औजार रहता था उससे पेड़ को काटना, छीलना, जानवरों का खाल उतारना, ये सब काम किया करते थे। ठीक है, अब देखते हैं चित्र और नाच। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। वे रंगीन पत्थरों को घिस कर रंग तैयार करते थे और बांस के ब्रश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। ठीक है, तो पहले क्या करते थे? पत्थर, जो अलग अलग रंग के जो पत्थर होते थे उसको घिस के रंग तैयार करते थे और बांस का ब्रश बना लेते थे, उससे चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों द्वारा बनाए गए भीमबेटका की गुफाओं में पाया गया चित्र है। चित्र में ज़्यादातर पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरन इत्यादि के चित्र हैं।
तो याद रखिएगा कि चित्र कहाँ मिला है, तो भीमबेटका में। ठीक है, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। चित्र के बनाने के अलावा उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज नाच था। वे सब मिलकर देर तक नाचते थे। ठीक है, तो पहले याद रखिएगा भीमबेटका की गुफाओं में चित्र मिला है। कौन कौन सा चित्र, तो बैल, गाय, भैंस, हिरन। ठीक है, जिनके साथ वो रहते थे उन्हीं का तो बनाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर क्या लिखा है, पैसरा का सूक्ष्म निरीक्षण। पैसरा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप, फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजार की तरह के औजार मिले हैं। पैसरा संभवतः आवास और निर्माण स्थल था। तो पैसरा याद रखिएगा, पैसरा कहाँ पर है, बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। ठीक है, यह आरंभिक मानव मतलब कि यहाँ पर आरंभिक मानव के पूरा स्थल मिले हैं। यहाँ पर यूरोप, फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के जो औजार थे वो यहाँ पर भी मिले हैं। ठीक है, तो पैसरा संभवतः क्या है, आवास और निर्माण स्थल था। आगे देखते हैं, जिस काल के मानव के बारे में आपने ऊपर पढ़ा है उसके जीवन में पत्थरों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। इसीलिए तो कहते हैं पाषाण काल। ठीक है, क्योंकि पत्थरों का महत्व बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि पत्थरों से आइडिया लगाया जा सकता है कि लोग यह किस समय का औजार है। आपने देखा कि पत्थर की गुफा, उसके औजार उसी के आभूषण का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो आपने क्या देखा, पत्थर की गुफा भी होती थी, उसका औजार भी बनाया जाता था और उसी का आभूषण भी वो लोग पहनते थे। अतः इस काल को पुरातत्वविदों ने पाषाण काल का नाम दिया है। औजार बनाने के तरीके में और जीवन शैली में आए परिवर्तनों के जो प्रमाण मिले हैं, उस आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो जिस तरह का पाषाण मतलब औजार बनाया जा रहा था, उसके आधार पर क्या किया गया है कि 3 कालों में विभाजित कर दिया है पाषाण काल को। ठीक है, आरंभिक चरण को पूरा पाषाण काल कहते हैं। लगभग 20 लाख साल से लेकर 14,000 साल पहले तक। ठीक है, इस समय लोग शिकार और भोजन संग्रह के रूप में अपना जीवन बिताते थे। आग का आविष्कार एवं अस्थायी आवास इसी काल में उन्होंने शुरू किया। तो आरंभिक चरण को क्या कहा गया, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल। और इसी टाइम में क्या होता है, पूरा पाषाण काल किसको कहते हैं, 20 लाख साल से लेकर 14,000 साल पहले तक। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया, पूरा पाषाण काल। याद रखिएगा कि एनसीईआरटी में कुछ अलग लिखा हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक। ठीक है, तो यहाँ पर काल विभाजन थोड़ा अलग हुआ है, तो आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि किसके आधार पर दिया गया है। मध्य पाषाण काल, इस काल को क्या कहें, पूरा पाषाण काल। कब से कब तक, 20 लाख साल पहले से लेकर 14,000 साल पहले। ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण काल। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आया, वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण गेहूँ, जौ, मंडुआ जैसे अनाज स्वयं उग आए तथा कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या इस वजह से बढ़ने लगी। तो पर्यावरण में क्या बदलाव आया, मध्य पाषाण काल में गर्मी बढ़ी, उसके कारण जो घास वाले जो अनाज थे वह उगने लगे, गेहूं, जौ, मंडुआ, अनाज। ठीक है, इस तरह का चीज़। घास पर आश्रित जितने भी शाकाहारी जानवर थे उसकी संख्या बढ़ने लगी। इस समय लोगों द्वारा पत्थरों के और अच्छे औजार बनाए गए। ठीक है, तो इस काल में क्या हुआ कि और नुकीला बारीक औजार बनाया जाने लगा, जिसे लकड़ी पर लगाकर इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि लकड़ी के हत्थे उस पर लगाए जाते थे। इस परिवर्तन के आधार पर इस काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, लगभग 14,000 साल से पहले से लेकर 18,000 साल पहले तक इसको क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल। ठीक है, इसका टाइमलाइन याद रखिएगा। पाषाण काल का अंतिम चरण नव पाषाण युग के नाम से जाना जाता है, मतलब उस मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल। इस युग में मानव के जीवन, उनके रहन सहन तथा कला कौशल में बड़ा बदलाव आया। आप इसके विषय में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। यह 8,000 साल से 3,000 साल तक था। 3,000 के बाद तो इतिहास शुरू हो गया। ठीक है, मतलब कि लगभग सिंधु काल शुरू हो गया था। तो टाइमलाइन याद रखिए, क्या था टाइमलाइन।
तो पहला है 20 लाख साल से 14,000 साल, ठीक है, 14,000 साल। फिर 14,000 से लेके 8,000 तक मध्य पाषाण, ठीक है, 8,000 से लेके 3,000 तक है लघु मतलब कि नव पाषाण, ठीक है। तो यह 20 लाख साल से लेके 14,000 साल, 14 से 8, 8 से 3, पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और यहाँ पर हो गया नव पाषाण काल। तो इसमें जो टाइमलाइन दिया हुआ है या एनसीईआरटी में जो टाइमलाइन दिया हुआ है दोनों अलग है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में दिमाग लगा के आंसर करना पड़ेगा। जो हमारा एनसीईआरटी है उसमें लिखा हुआ है 20 लाख साल से 12,000 साल, 12 से 10, 10 से फिर बाकी जितना भी है वो 10 से 3, उसमें लिखा हुआ नहीं है एग्जैक्ट, पर उसमें बताया गया है कि ये नव पाषाण काल में आएंगे। तो आपको इसको ध्यान रखना होगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़े हैं उसको एक बारी देख लेते हैं फटाफट। पहला हम लोग देखे थे कि 1,500 साल पहले लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया। आरंभिक मानव जीवन के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो उनके द्वारा जो औजार पत्थर से बनाई गई थी कलाकृति उनके निवास स्थान से पता चलता है, ठीक है। और अभी जो जिस तरीके से शिकारी समाज रहता है उसका विद्वानों ने अध्ययन किया है, उसके आधार पर भी पता लगाते हैं। तो अभी कहाँ पर शिकारी समाज रह रहा है? तो भारत में केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा झारखंड आदि प्रदेशों में ऐसे लोग रहते हैं, ठीक है। आरंभिक मानव कहाँ रहते थे? तो इसका कुछ एरिया तो बताया गया है, लेकिन इस फोटो में मतलब कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो एनसीईआरटी भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम नहीं भी बता रहे हो तो एनसीईआरटी में बता देंगे। आइए, तो इसमें और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि गुफा में ही उनका बसेरा था। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेंडा घाट और महेश्वर ये स्थल है, ठीक है। आरंभिक मानव जीवन की शैली क्या थी? तो वह कंद मूल ये सब खाते थे, ठीक है, जैसे आजकल शाकाहारी लोग खाते हैं, लेकिन वो मांस भी खाते थे, पर मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था। तो क्यों नहीं मुख्य भोजन था? क्योंकि यह कैसे पता चलता है? तो उनके जो औजार थे वो जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर सकते थे और दूसरे जानवर उनसे ज़्यादा शक्तिशाली और तेज़ दौड़ने वाले थे, तो ये उतना दौड़कर उनका शिकार नहीं कर सकते थे। आरंभिक मानव जो थे वह पहनने के लिए भी जानवरों और पेड़ों से ही उनकी छाल निकालते थे, जानवरों का खाल निकालते थे, ठीक है। और वे लोग गुफाओं में रहते थे, झुग्गी झोपड़ी जो झोपड़ियाँ थी उनमें ग्रुप में रहते थे लोग। झुंड में महिलाएं और पुरुष बच्चे सारे शिकार करने कंदमूल इकट्ठा करने के लिए जाते थे, ठीक है। बांट कर खाना, तो जाहिर सी बात है वो बांट कर खाते थे, अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें लेकर आते थे और सब बांट कर खाते थे। लड़ाई भी होती थी कभी कभार। तो आरंभिक मानव के जीवन में महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना भी था, ठीक है। तो वह इधर उधर क्यों घूमते थे? क्योंकि वे जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे जाते थे। उसके बाद पेड़ पौधों में जो फल फूल आता है वो समय पर निकलता था मौसम में, फिर किसी मौसम में नहीं निकलता था, तो उसके तलाश में भी जाना पड़ता था। और उसके बाद आसपास के जल स्रोत जो थे वह भी सूख जाते थे, ठीक है, तो उसके लिए भी जाना पड़ता था। और एक कारण क्या था कि उसके पीछे पीछे जानवरों के पीछे पीछे भी वह शिकार करने के लिए दूर जाया करते थे। आरंभिक मानव के औजार कैसे थे? तो उनको लोहा और तांबा चांदी ये सब तो पता नहीं था, तो वह पत्थर, लकड़ी, जानवर, सिंग और हड्डियाँ, इन्हीं को नुकीला बनाकर औजार बनाते थे, ठीक है। वे पत्थर के टुकड़े को घिसकर नुकीला और धारदार बना देते थे, साथ ही उसमें पकड़ने वाले औजार मतलब कि हत्थे लगा देते थे। धीरे धीरे वह इस कला में माहिर हो गए, बारीक औजार भी बनाने लगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और उसका उपयोग वह पेड़ों को काटने के लिए, उनका छाल छीलने के लिए, जानवरों का खाल उतारने के लिए भी किया करते थे। चित्र और नाच की बात करें तो जो होता था पत्थर को घिस के, रंगीन पत्थर को घिस के रंग तैयार करते थे और बांस का ब्रश होता था। उसके बाद भीमबेटका जो गुफाएं हैं उसमें, मध्य प्रदेश भीमबेटका में जो गुफाएं हैं उसमें पाई गई है। और बैल, गाय, भैंस, हिरन, इन सब का चित्र बनाते थे, ठीक है। अब यहाँ पर पैसरा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पैसरा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप, फ्रांस में जो पाया गया औजार है उसका भी यहाँ पर चित्र मिला है। पैसरा संभवतः आवास और निर्माण स्थल था। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिस काल में
ये मानव यहाँ पर पत्थर का बनाया गया है, पत्थर का गुफा भी था, पत्थर का औजार भी थे, पत्थर का आभूषण था, इसीलिए उसको पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरू में जो पाषाण काल था उसको पूरा पाषाण काल कहते हैं, आरंभिक चरण को, जो लगभग 20 लाख साल से 14,000 साल पहले तक था। इस समय लोग शिकार करना, भोजन संग्रह के रूप में अपना जीवन बिताते थे। ठीक है, और आग का आविष्कार इसी समय वो सीख गए थे। तो ध्यान रखिएगा कि आग का आविष्कार एवं अस्थायी आवास इसी काल में उन्होंने शुरू किया था। कब किया था? तो आग का आविष्कार और अस्थायी निवास जो होता था वह पूरा पाषाण काल में ही शुरू कर लिए थे। मध्य पाषाण काल में क्या था कि वह पर्यावरणीय बदलाव हो रहा था, वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण गेहूँ, जौ, मंडुआ जैसे अनाज स्वयं ही उग आए। ठीक है, और जो भी शाकाहारी जानवर थे उनकी संख्या बढ़ी, क्योंकि अब खाने का चीज़ बहुत ज़्यादा था। औजार भी जो था वह पतले और बारीक बनाए जाने लगे थे, उसमें लकड़ी के हत्थे भी लगाए जाते थे। तो इसका काल जो है वह 14,000 साल से 8,000 साल पहले तक है। ठीक है, उसके बाद पाषाण काल के बाद पाषाण काल का अंतिम चरण होता है नव पाषाण काल, वह 8,000 साल से 3,000 साल तक चलता रहा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।